क्लैट पीजी 2024 एग्जाम का फुल पेपर इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग जाएंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, उसके अंदर जो आंसर है वो क्या है, उसके पीछे की रीजनिंग क्या है वो हम लोग देखेंगे प्रॉपरली। एक एक क्वेश्चन को आज हम लोग समझाएंगे इस वीडियो के अंदर। और ये जो पूरा वीडियो रहेगा इसके अंदर आपको मिलेंगे सुरभित सक्सेना सर। सुरभित सर ने अपना एलएलएम एनएलयू भोपाल से किया है एंड ही हैज़ बीन अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट फॉर द लास्ट 3 to 4 years। और उसके साथ में उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो आपका आईपीआर में है एंड ही हैज़ बीन अ वेरी एविड लर्नर। बहुत ही अच्छी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, पिछले 2-3 साल से वो पढ़ा रहे हैं वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद संभव लॉ फॉर द लास्ट 1.5 years एंड ही इज़ बीन क्वाइट गुड एंड काफ़ी अच्छा उनका वो है अप्रोच है, पकड़ है। तो इस वीडियो के अंदर वो आपको पूरा पेपर बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। और उसके साथ में जो अभी कंसोशियम ने अपना जो आंसर की निकाला था उसके अंदर अगर कुछ पॉसिबल यहाँ पे ऑब्जेक्शंस हैं या कुछ चीज़ें हैं वो भी वो डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो आपको अगर लगता है कि हाँ, आपको मतलब लगता है कि हाँ भाई ये जो पूरी चीज़ें हैं जो आंसर हम बता रहे हैं अगर चैलेंज करने का आपको हो रहा है अंदर से, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो उन जो ऑब्जेक्शन है, अगर आप उस चीज़ से मैच कर रहे हो। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है हमारी रीजनिंग में कहीं उसमें, तो आप कमेंट्स में हमको नीचे ज़रूर बताइए कि थोड़ा थोड़ा इस तरीके का है। बिकॉज हम लोग ने अपनी तरफ से 100% कोशिश करी है यहाँ पे पूरे पेपर को अच्छे से एनालाइज करके पूरा एक अच्छा पिक्चर प्रोवाइड करने का कि क्या कैसे हो रहा है। अब बिना देर की वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीजी का जो डी पोर्शन था, जो डी सेट था, उसके जो भी प्रपोज्ड आंसर की अभी जो आई है, क्लैट ने अभी जो दोबारा एक जो अपलोड करी, एक जो प्रोविजनल आंसर की एक जो अपलोड करी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे उस आंसर की को एंड क्या उस आंसर की में कौन से ऑप्शंस को करेक्ट बताया गया है एंड कौन से ऑप्शंस उसमें अगर कहीं कुछ दिक्कत है तो वो कौन से ऑप्शंस में है। तो हम डिस्कस करेंगे इन सब बारे में आज के अपने इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सेट है वो सेट नंबर डी है हमारे पास। और इस सेट नंबर डी का पैरा वन देखते हैं। अब पैरा वन का जो क्वेश्चन नंबर वन है उससे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विच पर्सपेक्टिव आर्ग्यूज दैट द लॉ शुड एनफोर्स मॉरल वैल्यूज एंड प्रोहिबिट एक्शंस कंसिडर्ड इमोरल बाय द सोसाइटी। अब ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये क्वेश्चन इजीली आंसर हो सकता था इस पैराग्राफ से। अब देखिए, अगर हम पैरा नंबर इसका 2 पढ़िए, ये फर्स्ट इसका ये वाला जो पैरा है ये पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। वन स्कूल ऑफ थॉट नोन एज लीगल मोरालिज्म asserts that the law should enforce moral values and prohibit actions that are considered immoral by the societies। ठीक है, तो वन स्कूल ऑफ थॉट नोन एज लीगल मोरालिज्म ये कहता है। ठीक, अब वापस इस क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या था, विच पर्सपेक्टिव आर्ग्यूज दैट लॉ शुड एनफोर्स मॉरल वैल्यूज एंड प्रोहिबिट एक्शंस कंसीडर्ड इमोरल बाय द सोसाइटी। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा होना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लीगल मोरालिज्म। एंड आपकी जो प्रोविजनल आंसर की आई है क्लैट की अपडेटेड वाली, उसमें यही करेक्ट आंसर दिया गया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज वन क्रिटिसिज्म ऑफ लीगल मोरालिज्म। ये भी जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, तो ये भी आपको जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये भी आपको इसमें से दिख जाएगा। इट इन्फ्रिंजेस ऑन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड डाइवर्सिटी ऑफ थॉट। ये देख लेते हैं, देखिए, वन क्रिटिसिज्म ऑफ लीगल मोरालिज्म इन्होंने पूछा है ना, तो यहां देखिए, अब ये वाला जो थर्ड वाला जो इसका पैरा है ना, however the legal moralism is not without its critics, they argue that enforcing moral values through the law can be overly intrusive, infringing on individual autonomy and diversity of thought। ठीक है, तो यहां से आपको ये इजीली आंसर हो सकता था। एंड इसका जो आंसर है वो आपकी क्लैट की प्रोफेशनल आंसर की में भी यही दिया हुआ है, सो ये करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अकॉर्डिंग टू लीगल मोरालिज्म व्हाट इज द लॉज प्राइमरी रोल। अब लॉ का प्राइमरी रोल क्या है ये भी अपने पास इस ऊपर पैरा के अंदर दिया हुआ है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू इम्पोज द मॉरल वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल टेनेट ऑफ लीगल न्यूट्रलिटी। अब जब हम सेंट्रल टेनेट ऑफ लीगल न्यूट्रलिटी की बात करें ना, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, एंड आपकी क्लैट की प्रोविजनल आंसर की में भी वही दिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अब इसका जब हम बात करें ना इस क्वेश्चन की, तो ये बेसिकली जब आप क्रक्स पढ़ेंगे, जब आप पूरा का पूरा जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, तो उसका जो भी क्रक्स निकलेगा, ठीक है, उससे हम ये वाला जो क्वेश्चन था ये हम आंसर कर सकते थे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
What moral dilemma is raised by the principle of legal neutrality? अब यहाँ पे मॉरल डिलेमा की बात हो रही है, तो पहले हम इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है एंड जो आपकी प्रोविजनल आंसर की में है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, whether it is morally justifiable to tolerate certain morally repugnant actions in the name of freedom and neutrality। अब ये मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका आंसर यहाँ पे कहां से आया है। देखिए जब हम यहाँ पढ़ेंगे ना, this leads to moral dilemma whether it is morally justifiable for the law to allow such actions in the name of freedom and neutrality। so इस क्वेश्चन का आप आंसर ये वाले एरिया से आप कर सकते थे, ठीक है। नाउ सेकंड पैराग्राफ की ओर चलते हैं अपन। सेकंड पैराग्राफ में देखिए क्या है, within the intricate tapestry of legal philosophy the concept of legal positivism stands as a highly debated and intricate doctrine। अब ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 1 यहां दिया है, मतलब क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, क्या लिखा है देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म इन डिटरमाइनिंग द वैलिडिटी ऑफ लॉ। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द सोर्स फ्रॉम विच द लॉ ओरिजिनेट्स। यही आपकी प्रोविजनल जो आंसर की है वहां भी ये दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, हम जो भी आपकी प्रोविजनल आंसर की है हम पहले वो सारे आंसर्स को डिस्कस कर देते हैं, और जहां भी मुझे लगेगा कि यहाँ पे ऑप्शन कुछ गलत दिया है या 2 आंसर हो सकते हैं, वहां मैं आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का अगर हम वो देखें ना, एक आंसर की हमें कहां मिल सकता था, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हमको यहां मिल सकता था कि लीगल पॉजिटिविज्म posits that the validity and authority of law are determined solely by the source from which it originates। ठीक है, तो यहां से हम इसको आंसर कर सकते थे। देन क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये बात कर रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ रिकॉग्निशन इन लीगल पॉजिटिविज्म। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इट आइडेंटिफाइज द अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ लॉ विद इन अ लीगल सिस्टम। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका भी मैं आपको सोर्स दिखा देता हूं कि ये कहां से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहां देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, द रूल ऑफ रिकॉग्निशन अकॉर्डिंग टू हार्ट इज अ फंडामेंटल रूल दैट आइडेंटिफाइज द अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ लॉ विद इन अ लीगल सिस्टम। ठीक है, सो यहां से आप इसका आंसर कर सकते थे। देन क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लीगल पॉजिटिविज्म। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इट रिस्क legitimizing immoral or unjust laws if they are enacted through proper procedures। ये भी आपको पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन ये आपको यहां से मिल जाएगा, इस पैराग्राफ से ये भी आंसर हो जाएगा। देखिए क्रिटिसिज्म ऑफ the critics of legal positivism argue that this philosophy risks legitimizing immoral or unjust laws if they're enacted through the proper procedures। ठीक है, यहां से इसका आंसर हो गया। देन फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन नेचुरल लॉ थ्योरी व्हाट इज कंसीडर्ड टू ट्रांसेंड मैन मेड लॉज। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मॉरल एंड और एथिकल प्रिंसिपल्स। सो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएगा। देन देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बात कर रहे हैं व्हाट फंडामेंटल क्वेश्चन डज द डिबेट बिटवीन लीगल पॉजिटिविज्म एंड नेचुरल लॉ थ्योरी रेज। सो क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर जो है वो पैराग्राफ में से हो रहा है, whether the validity of law is determined by its source or by moral or ethical principles। इसका मैं आपको सोर्स और दिखा देता हूं कि साहब कहां से क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया गया है। अगर आपने ये वाला पैरा पढ़ा होगा ना, द डिबेट बिटवीन लीगल पॉजिटिविज्म एंड नेचुरल लॉ थ्योरी रेजेस प्रोफाउंड क्वेश्चन अबाउट द नेचर एंड पर्पस ऑफ लॉ। सो इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर इजीली ये वाले पैरा से हो जाएगा। देन फिर थर्ड पैराग्राफ देखते हैं हम, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के बारे में था। इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अच्छा, यहाँ से ये पैरा बहुत कुछ खास नहीं था, यहाँ से आपका आपके आंसर्स पॉसिबल नहीं थे, सिर्फ एक आधी क्वेश्चन के आंसर हो पाते, रेस्ट आर नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वर्कमैन शैल बी डीम्ड टू हैव रेंडर्ड कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 1 ईयर अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। ठीक है, अब ये अगर आपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ा होगा तो वहां पे स्पेसिफिक प्रोविजन है, ये वो पूछ लिया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, workman has worked under the same employer for not less than 240 days। यहाँ पे करेक्ट है, यही आपकी प्रोविजनल में भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स
honest to prove continuous service for prescribed number of days lies on the workman. Second, देखिए statement, the period of continuous service need not be in the same service or same type of service. Third, देखिए statement, worked for not less than the prescribed period does not include paid holidays. Worked for not less than the prescribed period does not include the paid holidays. अब इसमें यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि भाई चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें स्टेटमेंट 1 एंड 2 ये दोनों करेक्ट हैं. जो स्टेटमेंट नंबर 3 है ना, ये गलत है. ठीक है, सो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएगा, 1 एंड 2 आर करेक्ट. अब किसी किसी को लगेगा कि साहब ये स्टेटमेंट नंबर 2 कैसे सही है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 ऐसे सही है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए जो पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस है ना, वो सेम सर्विस में ना हो या सेम टाइप ऑफ सर्विस में ना हो, जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट है तो भी चलेगा. रिक्वायरमेंट क्या है इसकी पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस की, कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो सेम टाइप ऑफ एम्प्लॉयर के अंदर होना चाहिए या सेम एम्प्लॉयर के अंदर होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा कंटिन्यूअस वो सर्विस. एक एम्प्लॉयर के अंदर मतलब क्या हो जाता है कि जैसे एक स्टैब्लिशमेंट में ना 3-4 डिपार्टमेंट्स है मान लीजिए, और वो जो 3-4 जो डिपार्टमेंट्स हैं, अगर एक आदमी कभी एक टाइप ऑफ सर्विस में है उसी एम्प्लॉयर के अंदर, तो मान लीजिए उसको 2 महीने बाद निकाल के उसको किसी और डिपार्टमेंट में उसको कर दिया गया. ठीक है, तो यहाँ पे ये जरूरी मतलब, तो यहाँ पे एक ये जो कैच था इसमें इस हमारे मतलब इसका जो ऑप्शन है वो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा. 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड 3 इज इनकरेक्ट. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. सेक्शन 25N is applicable to which of the following industrial establishments. जो क्वेश्चन 13 है ये पूछ रहा है कि भाई जो 25N है ना, ये एप्लीकेबल है टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट. ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, industrial establishment where not less than 100 workmen were employed on an average per working day for the preceding 12 months. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका. ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. what are the conditions for refusal of application of retrenchment by the appropriate government under section 25 clause 3. so इसका जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. क्योंकि जो भी कंडीशंस है ना रिफ्यूजल की, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ही दी गई हैं कि भाई जो वर्कमैन है एंड जो एम्प्लॉयर है, इट दे मस्ट बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. ठीक है, जो रीजन है रिट्रेंचमेंट का वो जेन्युइन होना चाहिए आपका एंड एडिक्वेट होना चाहिए. ठीक है, प्लस जो भी आप रीजन दे रहे हैं परमिशन को रिफ्यूज करने का, वो रिकॉर्डेड होना चाहिए इन राइटिंग. ठीक है, तभी काम चलेगा. सो यहाँ पे ये तीनों के तीनों जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स. अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है देखिए, एप्लीकेशन फॉर क्लोजर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ग्रांटेड if the appropriate government does not communicate the order granting or refusing permission within 30 days from the date of application. Section 25O makes it mandatory for the employer who intends to close down an undertaking to apply for permission at least 90 days before the date on which the intended closure is to become effective, setting out the reasons for the intended closure and to simultaneously serve a copy of such application on the representatives of the workmen in the prescribed manner. And section 25O is not applicable to an undertaking engaged in construction of buildings, bridges, roads, canals, dams or for other construction works. अब यहां पे देखिए, यहां पे आपकी जो आंसर की है ना, जो क्लैट की जो आंसर की है, क्लैट की आंसर की में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताया गया है कि 2 and 3 आर करेक्ट एंड 1 इज इनकरेक्ट. लेकिन हमारे हिसाब से जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं सेक्शन 25O की बात करूं ना, तो सेक्शन 25O में ये जो क्लॉज है ना, ये स्पेसिफिकली सबसेक्शन 1 के बारे में बात कर रहा है कि साहब सेक्शन 25O का जो सबसेक्शन 1 है, that is not applicable to undertaking engaged in construction of buildings, bridges, roads, canals, dams or for other construction works. देखिए, जब आप सेक्शन 25O पढ़ेंगे ना, तब जब जो सबसेक्शन 1 है उसका ही जो प्रोवाइजो है ना, वहां पे देखिए क्या लिखा है, उसकी मैं एक लैंग्वेज में उसकी पढ़ दे रहा हूं यहाँ पे. प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन shall apply to an undertaking set up for the construction of buildings, bridges, roads, canals, dams or for other construction work. क्या लिखा है स्पेसिफिकली, provided that nothing in this subsection
इस सब सेक्शन मतलब जो सब सेक्शन 1 है ना वो एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने कर दिया है कि साहब पूरा का पूरा जो सेक्शन 25 ओ है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ पे आप लोग जो है इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको चैलेंज कर सकते हो और आप इसको चैलेंज करिएगा, देखिएगा फिर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्लैट ने कंसोर्टियम ने बी ऑप्शन करेक्ट दिया है, हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देन फोर्थ पैराग्राफ पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अ पर्सन मे बी लायबल इन रिस्पेक्ट ऑफ रॉन्गफुल एक्ट्स और ओमिशन ऑफ अनदर इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका करेक्ट आंसर आंसर उसका दिया है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। और यहाँ पे ये सही भी है बिकॉज जो आप ऊपर जो ये पैराग्राफ जो दिया है ना, जो एक्सट्रैक्ट किया गया कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी से, ठीक है, सो ये जो एक टॉर्शियस एक्ट का एक जो पैराग्राफ है, एक इसकी बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग होगी ना आप लोगों की, तो ये ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट जाएगा कि बाकी जो ऊपर जो जो तीनों जो दिए हैं वो तीनों के तीनों करेक्ट है। ठीक है, देन फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। In order to succeed in fixing vicarious liability on the master defendant, the plaintiff has to establish. अब plaintiff को क्या establish करना पड़ेगा कि भाई जो relationship of master and servant subsisted between the defendant and the actual wrongdoer, that the wrongful act was done by the actual wrongdoer while he was engaged in the course of employment of the defendant and both A and B. देखिए अब इसमें जो कंसोर्टियम ने जो आंसर दिया है ना, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर किसी ने ऑप्शन नंबर सिर्फ बी ही मतलब वो करेक्ट लगाया है ना, तो वो भी इसको चैलेंज कर सकते हैं। और वो इसको ऐसे चैलेंज मतलब ये हो सकता है, वैसे तो ऑप्शन नंबर इसका सी ही करेक्ट जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको चैलेंज करना है ना इसको, सो ऊपर जो ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या लिखा है, दैट द रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट सब्सिस्टेड बिटवीन द डिफेंडेंट एंड द एक्चुअल रॉन्ग डूअर। अब जो एक्चुअल रॉन्ग डूअर है एंड जो डिफेंडेंट है ना, इन केस अगर वो आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जाके अगर वो कोई काम कर रहा है ना, जो भी रॉन्ग डूअर है, तो उसके लिए तो मास्टर लाइबल होगा नहीं। ठीक है, नहीं तो फिर वहां पे तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आ जाएगी मास्टर की, वाइकेरियस लाइबिलिटी तो रहेगी नहीं। ठीक, सो इसलिए अगर चैलेंज करना है, क्योंकि इन्होंने नीचे जो ये एक लाइन लिख दी ना, एंगेज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द डिफेंडेंट। ठीक है, चूंकि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप यहां दिखा रहे हैं, तो माइट बी पॉसिबल कि बच्चों के दिमाग में एक ये चीज आ सकती है कि भाई ऊपर तो लिखा नहीं है, तो ऊपर वाला तो गलत हो गया। ठीक है, सो वैसे हो सकता है ना माने, लेकिन फिर भी अगर आपको चैलेंज करना है, सो आपको इसको देखना पड़ेगा कि आप इसको कैसे चैलेंज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग एनैक्टमेंट गवर्न द लायबिलिटी ऑफ द स्टेट फॉर द टॉर्शियस एक्ट्स ऑफ इट्स सर्वेंट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नीदर। अब यहाँ पे ये जो दोनों जो एक्ट्स वो दिए ना, क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट एंड ये फेडरल टॉर्ट क्लेम्स एक्ट, ये दोनों के दोनों ही इंडिया में लागू नहीं होते हैं। ठीक है, एक यूएसए का है, एक शायद यूके का है। ठीक, आगे देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डेल्ट एक्सटेंसिवली विद द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट का ना जो ये केस अभी जो था ना, ये वाला कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी वाला, इसी में ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन करी गई थी बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि सब कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट जो है एक्सटेंसिवली डेल्ट किया गया है इन द केस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस उपहार ट्रेजेडी विक्टिम्स एसोसिएशन। ठीक है, सो अगर आपने ये केस लॉ पढ़ा होता ना, देन आपको मतलब इस केस की नॉलेज हो जाती। ठीक, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 19 का जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। वेदर अ स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर inconsistent with the rights of a citizen under part 3 of the constitution constitutes a violation of constitutional rights and is actionable as a constitutional tort। अब ये जो पूरी लाइन है ना, ये इन्होंने पूरी की पूरी जो लाइन है ये उन्होंने उठा ली है कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस से। एंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यस, इफ एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच स्टेटमेंट एनी एक्ट और ओमिशन और कमीशन इज डन by the officers resulting in harm or loss to a person citizen, then the same may be actionable as a constitutional tort। ठीक, so क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। पैराग्राफ 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए इसका। नेग्लिजेंस एज अ टॉर्ट इज सेड टू हैव बीन कमिटेड व्हेन द फॉलोइंग इज आर एस्टैब्लिश्ड। अब क्वेश्चन नंबर जो 21 है ना, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो जाएगा, जो करेक्ट
आंसर जाना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। लेकिन आपकी जो क्लैट की जो प्रोविजनल आंसर की है उसमें ऑप्शन नंबर इन्होंने डी करेक्ट बताया है। ठीक है, सो अब ये है कि भाई इसको आप चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको अगर आप चाहें तो इसको आप चैलेंज कर दीजिए। और क्योंकि इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि नेग्लिजेंस एज अ टॉर्ट इज सेड टू हैव बीन कमिटेड व्हेन द फॉलोइंग इज आर एस्टैब्लिश्ड। अब ऑप्शन नंबर ए पढ़िएगा, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ ड्यूटी टू टेक केयर which is owed by the defendant to the complainant and that there is failure to attain that standard of care as prescribed by law, thereby committing a breach of such duty। अब अगर आपकी breach of such duty है that means वो तो negligence ही हो गया ना। ठीक है, सो इसमें जो करेक्ट जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी जाना चाहिए। इसको अगर आप चाहें तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 बात कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस इज इनकरेक्ट एज रिगार्ड्स नेग्लिजेंस। ठीक है, सो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन नंबर जो बी है ना, यहाँ पे बी करेक्ट है कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंशियल कॉन्सेप्ट है ना ऑफ नेग्लिजेंस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज इनकरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका बी पार्ट पढ़िए, द ज्यूरिस्प्रूडेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ नेग्लिजेंस इज द सेम इन सिविल एंड क्रिमिनल लॉज। यहाँ पे ये चीज गलत है। ठीक है, प्राइमा फेसाइली यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। एंड व्हाट मे बी नेग्लिजेंस इन सिविल लॉ इज नेसेसरीली अ नेग्लिजेंस इन क्रिमिनल लॉज। अब जो भी नेग्लिजेंस इन सिविल लॉ होगी ना, वो जरूरी नहीं है कि वो नेसेसरीली नेग्लिजेंस इन क्रिमिनल लॉज हो ही हो। ठीक है, बाकी जो तीन है वो आप सिर्फ एक बार पढ़ते तो आपको भी समझ में आ जाता कि भाई वो बाकी तीन जो है वो करेक्ट है और जो बी जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो करेक्ट जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज करेक्ट एज रिगार्ड्स द लायबिलिटी ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट। बिकॉज क्यों जाएगा, क्योंकि देखिए डी में क्या लिखा है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स दो बिलोंगिंग टू मेडिकल प्रोफेशन are not immune from a claim for damages on the ground of negligence। ठीक है, तो भाई ये तो सही है ना। अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं तो क्या हम उनको छोड़ देंगे क्या कि या हम उनको इम्यूनिटी वो दे देंगे, अगर वो नेग्लिजेंस ही करेंगे तो भी साहब उनके ऊपर कोई भी क्लेम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमिनल जजमेंट ऑन मेडिकल नेग्लिजेंस इन इंडिया। अब ये यहाँ पे इन्होंने प्योरली जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया है। ठीक है, अब एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया होगा नहीं। ठीक, यहाँ तो ये आपको ऑड वन आउट करना था। ठीक है, अब ये एक केस था जैकोब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये इसका एक जजमेंट है ऑन मेडिकल नेग्लिजेंस। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, जैकोब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। Now, question number 25. देखिए, now a large number of private hospitals, nursing homes, and clinics have emerged. In view of a good reputation, they have built patients go there for treatment in large numbers. These hospitals provide the medical treatment to those patients through doctors employed by them or by doctors who work there on some arrangement. These hospitals raise the bills for the fees and medical treatment provided to those patients by all such doctors. In such circumstances, if the patient suffers injury due to negligence of the doctors, then the hospital would be equally liable for damages on the principle of vicarious liability। ठीक है, सो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना दैट इज करेक्ट कि भाई अगर भले ही डॉक्टर ने गलत दवाई दी हो, लेकिन डॉक्टर के ऊपर एक जो सुपरविजन का काम है, अगर वो किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, सो दैट इज ऑफ द हॉस्पिटल। ठीक है, सो यहाँ पे हॉस्पिटल भी लायबल होगा प्लस डॉक्टर विल ऑल्सो भी लायबल। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। देन फिर देखिए, अब यहाँ पे एक ये गैम्बिया वर्सेस म्यांमार का एक जजमेंट था जिससे इन्होंने ये पूरा का पूरा एक्सर्प्ट इन्होंने ये ले लिया है पूरा का पूरा। ठीक है, इसका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। Hypothetically, if the Gambian state was to exercise criminal jurisdiction over the persons responsible for crimes of genocide, then such jurisdiction would be called as, ऐसे jurisdiction को क्या कहेंगे, तो भाई ये तो एक यूनिवर्सल वो jurisdiction होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएगा, इट इज अ यूनिवर्सल jurisdiction। ठीक है, इसमें तो कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, erga omnes partes means। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 27 है ना, इसमें आपकी क्लैट कंसोर्टियम ने दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, दैट ऑब्लिगेशंस दैट आर सो इंटीग्रल टू द सब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द ट्रीटी दैट नो रिजर्वेशंस और डेरोगेशंस आर परमिसिबल। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ए ऑप्शन करेक्ट बताया है। बट अगर आप ऑप्शन नंबर बी भी आप एक बार पढ़ेंगे ना कि ऑब्लिगेशंस अराइजिंग आउट ऑफ
customary principles of international law that states have not objected to, ठीक है, दैट इज ऑल्सो हमारे हिसाब से इज erga omnis partis। तो इसको जिनने भी ऑप्शन नंबर बी लगा ये डी लगाया है ना, ठीक है, सो दे कैन चैलेंज इट। ठीक है, हो सकता है इसका ऑप्शन नंबर ए ही सबसे ज्यादा परफेक्ट हो, ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से जो इसका ऑप्शन नंबर डी है ना, इसको भी चैलेंज किया जाना चाहिए। मतलब इसको भी एक वो दिया जाना चाहिए कि साहब ऑप्शन नंबर डी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारे हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आर्टिकल 44A ऑफ द इंटरनेशनल लॉ कमीशन आर्टिकल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट्स फॉर इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट स्टेट्स दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टेट may not be invoked if the claim is not brought in accordance with any applicable rule relating to the nationality of the claims. Can Gambia invoke the principles of state responsibility against Myanmar for crimes on genocide? So 28 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, that yes the article has no relevance as the genocide convention expects the accomplishment of its high purposes। लेकिन ये तो आपका जो क्लैट का जो आंसर की है, ठीक है, उसमें ये तो दिया गया है, लेकिन अब अगर हम ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़े ना, तो उससे जो हम निकाल पाएंगे ना, तो उससे ऑप्शन नंबर ए जो है वो भी करेक्ट हो सकता है कि एज गैम्बिया कैन नॉट फुलफिल द कंडीशंस स्टिपुलेटेड इन आर्टिकल 44A। तो हमारे हिसाब से ये ऑप्शन भी जा सकता है। ठीक है, सो इसका दिया गया है जो आपको करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपके प्रोविजनल आंसर की में, लेकिन ऑप्शन नंबर ए भी इसका हो सकता है करेक्ट हो। हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज मोर अप्रोप्रिएट। ठीक है, सो इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, म्यांमार क्लेम्स दैट रिजर्वेशन बाय बांग्लादेश टू आर्टिकल 9 of the genocide convention not only precludes Bangladesh from bringing a case against Myanmar, but it also bars any non-injured state such as Gambia from doing so. Is this claim maintainable? अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 29 है ना, उसका जो करेक्ट आंसर जो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, और यही दिया गया है आपके में भी। नो, इट डज नॉट अफेक्ट द लोकल स्टैंड ऑफ द गैम्बिया एज बीइंग अ पार्टी टू द कन्वेंशन, इट हैज इट्स ओन राइट। अब चूंकि गैम्बिया जो है वो पार्टी है टू द कन्वेंशन, अब गैम्बिया के भाई खुद के राइट्स हैं। ठीक है, सो म्यांमार रिजर्वेशन क्लेम करने वाला कोई होता ही नहीं अगेंस्ट गैम्बिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, म्यांमार हैज मेड अ रिजर्वेशन टू आर्टिकल 8 ऑफ द जीनोसाइड कन्वेंशन to restrict the competent organs of the UN to take actions under the charter of the UN as they consider appropriate for the prevention and suppression of acts of genocide. Myanmar claims that since ICJ is the principal organ of the UN, there is a limitation on Article 9. The claim is, अब जो क्वेश्चन नंबर 30 है ना, उसका जो करेक्ट आंसर जाएगा कि साहब जो म्यांमार का जो क्लेम है ना, वो मेंटेनेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आर्टिकल 8 है ना, इट कंसर्न्स विद द डिस्क्रिशनरी फंक्शन which is different from the judicial organ which is different from the judicial function of the ICJ। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ना, वो इसका जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये थोड़ा सा ना ये वाला जो पूरे के पूरे जो ये 5 क्वेश्चंस थे, ये थोड़े से टफर साइड पे थे। ठीक है, सो हो सकता है एकाध क्वेश्चन में आप लोग को भी और डाउट आ रहा हो। ठीक है, सो हमारे हिसाब से ये तो ठीक था, लेकिन हाँ, ऊपर जिस क्वेश्चन में हमने बताया था कि चैलेंज हो सकता है, सो वो देखिएगा, अगर आपने वही लगाया हो तो फिर उसको चैलेंज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 31 बात कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू with respect to the principle of non-intervention enshrined in article 2 clause 7 of the UN charter। यहां पे ये पूछ रहे हैं which of the following statement is not true, पूछ रहे हैं यहां पे ये लोग। ठीक है, 31 का अगर हम आंसर देखें, ठीक है, सो 31 का जो ऑप्शन नंबर डी है ना, वो दैट इज नॉट ट्रू बेसिकली। सो क्या लिखा है देखिए, एज पर द वर्डिंग्स ऑफ आर्टिकल 27 ऑफ द यूएन चार्टर, द ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू नॉन इंटरवेंशन अंडर दिस प्रोविजन applies to both the UN and its members। ठीक है, सो 31 का जो डी है दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। जब आप यूएन चार्टर का जब आप आर्टिकल 2 क्लॉज 7 देखेंगे ना, तो आपको इसमें अंतर दिखाई, मतलब अंतर दिखाई वो दे जाएगा कि साहब ये क्यों जो है ये गलत है। ठीक है, क्वेश्चन 32 देखिए, एक्सट्रैक्ट रेफर्स टू सेवरल इंस्टीट्यूशंस विद लॉ मेकिंग पावर
security council may be one such institution which of the following statement is not true with respect to the security council. अब यहां पे भी ये पूछ रहे हैं which is not true with respect to security council. अब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है कि भाई हर मेंबर के जो जो सिक्योरिटी काउंसिल का होता है उसके पास एक वोट होता है, ठीक है। जो भी डिसीजंस लेते हैं सिक्योरिटी काउंसिल ऑन द प्रोसीजरल मैटर्स दैट शैल बी मेड बाय एन अफर्मेटिव वोट ऑफ 9 मेंबर्स, ठीक है। ये भी करेक्ट है, प्रोसीजरल मैटर्स पे ये भी करेक्ट है, ठीक है। फिर देखिए, फिर पहले ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, डिसीजंस ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑन ऑल अदर मैटर्स shall be made by an affirmative vote of 9 members including the concurring vote of permanent members provided that in decision under chapter 6 and paragraph 3 of article 52 a party to the dispute shall abstain from voting, ठीक है, ये भी करेक्ट है। अब ऑप्शन नंबर जरा सी पढ़िएगा, decision of the security council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of 9 members including the concurring votes of the permanent members, ठीक है। यहां पे ये चीज गलत है, ठीक है। यहां पे जो ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो इसलिए गलत है क्योंकि प्रोसीजरल मैटर्स पर आपको सिर्फ 9 मेंबर्स की ही वोटिंग चाहिए, ठीक है, अफर्मेटिव वोटिंग चाहिए ऑफ 9 मेंबर्स की, ठीक है। एंड रेस्ट ऑन ऑल अदर मैटर्स ना, यहाँ पे जो ये वर्ड लिख गया ना प्रोसीजरल, यहाँ पे ये प्रोसीजरल वर्ड ही गलत हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे होता ना ऑन ऑल अदर मैटर्स, ठीक है, उसके बाद फिर ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, लेकिन प्रोसीजरल के लिए आपको अफर्मेटिव वोट चाहिए ऑफ 9 मेंबर्स ओनली, इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो गलत है क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजरल वर्ड मेंशन हो गया है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, extract refers to norms and processes reflecting community values. In this context, just cogence norms serve to protect the fundamental values of the international community. Which of the following is not true with respect to just cogence, ठीक है। यहां पे भी अभी पूछ रहे हैं कि कौन सा सही नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर जो 33 है ना उसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी कि स्टेट्स आर बाउंड बाय प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स ऑफ जनरल इंटरनेशनल लॉ ओनली व्हेन दे हैव गिवन एक्सप्रेस कंसेंट टू इट इन राइटिंग। अब चाहे अगर एक्सप्रेस कंसेंट टू इट इन राइटिंग नहीं भी होगी ना तो भी स्टेट्स आर बाउंड बाय द प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 33 का जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज ऑप्शन, मतलब जो ऑप्शन गलत है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मतलब हमारे लिए जो सही है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, और आपके क्लैट के उसमें भी यही दिया गया है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, आर्टिकल 25 ऑफ द यूएन चार्टर स्टेट्स द मेंबर्स ऑफ द यूएन अग्री टू एक्सेप्ट एंड कैरी आउट द डिसीजंस ऑफ द, यहाँ पे ये तो सीधा सीधा है ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, तो अगर आपने आर्टिकल 25 पढ़ा होगा तो आप इसको इजीली आंसर कर पाए होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, which of the following statement is not true with respect to customary international law। अब यहाँ पे जो ये सब दिए हैं ना ये सब बेसिक्स हैं बिल्कुल उन केस लॉस के। सो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो एक बार देखिए, द राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी केस 1960 आईसीजे डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ लोकल कस्टम बिटवीन द टू स्टेट्स। ये केस किससे कंसर्निंग था? द राइट ऑफ पैसेज, ये पुर्तगाल एंड इंडिया से कंसर्निंग था, एंड ये डिलिमिटेशन ऑफ द इंडियन बाउंड्री से भी कंसर्न था, ठीक है। तो यहाँ पे आईसीजे ने डिनाइड तो करी नहीं थी एग्जिस्टेंस ऑफ द लोकल कस्टम, सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं अपन। पैराग्राफ नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 36, एनवायरमेंटल रूल ऑफ लॉ फाउंड इट्स रेफरेंस एंड रिकॉग्निशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब ये भी जो पैराग्राफ जो दिया है ना, ठीक है, ये बहुत कुछ हेल्प नहीं कर रहा होगा आप लोगों की इन क्वेश्चंस को आंसर करने में। फिर भी देखिए, अब ये बिल्कुल एक ये बेसिक है कि साहब जो क्वेश्चन नंबर 36 है वो थ्योरी बेस्ड आंसर है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यूएनईपी's गवर्निंग काउंसिल डिसीजन में हुआ था सबसे पहले। देन क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ रियो डिक्लेरेशन डील विद प्रिकॉशनरी अप्रोच, ये भी प्रॉपर थ्योरी बेस्ड ही है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रिंसिपल नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हिस्ट्री, 3 Mile Island is referred to for which of the following। 3 Mile Island बेसिकली रेडियो एक्टिव एनर्जी पर बेस्ड था, ठीक है। सो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन एनवायरमेंट लॉ ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब जब भी आप लैंडमार्क केसेस पढ़ते हैं ना एनवायरमेंटल लॉ के, तो वहां पे एक ये चीज हमेशा आती है जो है वेल्लोर सिटीजंस वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी केस में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट टाइम यूज किया था, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 40 देखिए,
In which of the following cases doctrine of public trust was first used in Indian environmental law jurisprudence? So Indian environment law jurisprudence के अंदर ना जो MC मेहता वर्सेस कमलनाथ का जो केस हुआ था ना, इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट यूज हुआ था। ठीक है, ये बिल्कुल केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस थे। ठीक है, सो इसमें अगर आपको केस लॉ याद है तो आपसे बन गया होगा, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम आई होगी थोड़ी सी। ठीक है, देन फिर चलते हैं पैराग्राफ नंबर 9 पर। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। SA/GPA/will transfers for the transfer of immovable property lead to। अब क्वेश्चन नंबर 41 जो है ना, उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज वो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, एंड वही दिया भी गया हुआ है, बोथ ए एंड बी। अब देख लेते हैं ऊपर वाले जरा, ये दोनों जरा ऑप्शन अपन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, इनेबलिंग लार्ज स्केल इवेजन ऑफ इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस। बी देखिए, इनेबलिंग पर्संस विद अनडिस्क्लोज्ड वेल्थ इनकम टू इन्वेस्ट देयर ब्लैक मनी एंड आल्सो अर्न प्रॉफिट इनकम, देयरबाय एनकरेजिंग सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। ये जो क्वेश्चन नंबर 41 है ना, ये आपका इजीली ये वाला जो पैराग्राफ जो दिया गया है ना, यहां से आंसर हो गया होगा ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखिए यहां पे एक ये लिखा भी हुआ था कि एज नोटिस अर्लियर दीज काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस, एक मिनट, हाँ जी, यहाँ पे देखिए एज नोटिस अर्लियर दीज काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस वर इवॉल्व्ड टू अवॉइड प्रोहिबिशंस कंडीशंस रिगार्डिंग सर्टेन ट्रांसफर्स, टू अवॉइड पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑन डीड्स ऑफ कन्वेयंस, टू अवॉइड पेमेंट ऑफ कैपिटल गेन्स और ट्रांसफर्स और इन्वेस्ट अनअकाउंटेड मनी। अब ये जो टू इन्वेस्ट अनअकाउंटेड मनी है ना, यहीं पे इन्होंने इसको इलैबोरेट करके लिख दिया, अनडिस्क्लोज वेल्थ इनकम टू इन्वेस्ट देयर ब्लैक मनी। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट प्रपोजिशन? A power of attorney is not an instrument of transfer in regard to any right, title, interest. The power of attorney is creation of an agency whereby the grantor authorizes the grantee to do the acts specified therein on behalf of the grantor, which when executed will be binding on the grantor as if done by him. See देखिए, a will is a posthumous disposition of the estate of the testator directing distribution of his estate upon his death. And D देखिए, a will is a transfer inter vivos। ठीक है, सो जो क्वेश्चन नंबर 42 है ना, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, और विल इज अ ट्रांसफर इंटर वाइवोस। इंटर वाइवोस का मतलब होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ठीक है, इसका मतलब होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। अब लाइफ टाइम तो होता नहीं है, ठीक है, जो विल होती है वो आफ्टर द लाइफ टाइम होती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, और ये आपको दिया भी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, which of the following is correct proposition as regards an agreement to sell an immovable property? क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जब आप ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे ना, तभी आपको लग जाएगा, an agreement to sell does not of itself create any interest in or charge on such property। ठीक है, सो ये एक इसका करेक्ट प्रपोजिशन है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, ये बात कर रहा है कि इन रिलेशन टू सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी in Suraj Lamp and Industries versus State of Haryana, Supreme Court held that as per the Transfer of Property Act 1882, transactions in the nature of GPA sales or SA transfers do convey legal titles in the immovable property. An immovable property can be legally and lawfully transferred conveyed only by a registered deed of conveyance। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टीपीए से भी ये आपको ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर चला गया होगा आपसे भी। ठीक है, मतलब आपने भी इसको लगाया होगा मेरे हिसाब से। सो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वही करेक्ट है कि साहब इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आपको लीगली एंड लॉफुली ट्रांसफर करना है ना, या कन्वेट करना है, ठीक है, सो ये हो पाएगा सिर्फ और सिर्फ किससे? बाय द रजिस्टर्ड डीड ऑफ कन्वेयंस से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, बाकी इसका ऑप्शन नंबर सी एंड डी ये दोनों गलत है। ठीक है, ये जब आपने ऊपर का जब आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा ना, उससे भी एक जो क्रक्स एक जो निकला होगा, उससे भी आप इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंश्योर्स ऑर्डरलीनेस, discipline and public notice in regard to transactions related to immovable property and protection from fraud, forgery of documents of transfer. B देखिए, the process of verification and certification of title easier and simpler। अब देखिए ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ना, इसका क्लैट कंसोर्टियम ने जो आंसर दिया है दैट इज ऑप्शन नंबर सी।
ये करेक्ट है, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो ए है ना, ये भी कहीं ना कहीं करेक्ट है, ठीक। और सिर्फ यही करेक्ट है, मतलब अब जिनने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है ना, ठीक है, और वो लोग इस क्वेश्चन को अगर चैलेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, सो अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये ऑर्डरलीनेस, डिसिप्लिन एंड पब्लिक नोटिस की तो बात करता है, लेकिन जो प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन है ना, यहाँ पे इन्होंने जो ये वर्ड मेंशन कर दिया ना, प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है, इसकी कहीं ना कहीं बात नहीं होती है, ठीक। सो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे कंसोर्टियम का काइंड ऑफ डिस्कशन हो जाएगा कि साहब उनको ऑप्शन नंबर सी मानना है या ए मानना है। अभी तो उन्होंने ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना है, ठीक। अगर आपको चैलेंज करना है तो आप इसको विद रेफरेंस टू रजिस्ट्रेशन एक्ट आप चैलेंज कर सकते हैं, बट ऑप्शन इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मतलब इसमें कुछ होगा नहीं, फिर भी बस बताने के लिए मैंने आपको बताया है यहाँ पे ये। देन क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 46 बात कर रहा है, which of the following expresses the distinction between a mortgage by conditional sale and a sale with the condition of repurchase। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए अब। सो क्वेश्चन नंबर 46 के जो दो ऑप्शंस है ना, इसमें पहली बात तो अपन जरा ये चर्चा कर लेते हैं कि क्लैट कंसोर्टियम ने क्या दिया है करेक्ट आंसर। क्लैट कंसोर्टियम ने करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से जो ऑप्शन नंबर ए है ना, वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था, मैं आपको दो केस लॉस के नाम बता देता हूं, जिसमें स्पेसिफिकली ये मेंशन किया है कि इन अ मोर्टगेज द डेट सबसिस्ट एंड द राइट टू रिडीम रिमेन्स विद द डेटर, बट अ सेल विद द कंडीशन ऑफ रीपर्चेज इज नॉट अ लेंडिंग एंड बोरोइंग अरेंजमेंट, ठीक है। ये स्पेसिफिकली एक ये चीज मेंशन करी थी। ये जो केस था ना, ये केस था, एक तो यहीं पे मेंशन है उमाबाई वर्सेस नीलकंठ ढोंडेबा चवन, ठीक है। जब आप ये केस देखेंगे तो आपको ये वाले पॉइंट तो आपको मिल जाएगा, पर बी पॉइंट आई एम नॉट श्योर कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। हमारी टीम को नहीं मिला था एक्चुअल में। सो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो ज्यादा करेक्ट होना चाहिए। एंड इसका एक और केस लॉ था जिसपे हमने ज्यादा मतलब जिसपे हमने ज्यादा बेस करा था अपना ये आंसर, दैट इज प्रकाश बाय एलास, दैट इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस जी आराध्य एंड अदर्स, ठीक है। सो ये जो दो केस लॉस थे, इनके बेसिस पर हमने इसका ऑप्शन नंबर ए निकाला था, ठीक है। लेकिन अब क्लैट ने इसका ऑप्शन नंबर सी दिया है। सो अगर आप इसको चैलेंज करना चाहें, सो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। हमारे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होना चाहिए था। Now question number 47 देखते हैं, which of the following judgments outline the distinction between mortgage by conditional sale and a sale with the condition of repurchase, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन फिर भी इसका चेक कर लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक है। जो आंसर जो करेक्ट दिया है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, द प्रॉपर रेमेडी फॉर द मोर्टगेज इन अ मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल इज। अब प्रॉपर रेमेडी क्या है फॉर द मोर्टगेजी इन अ मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, दैट इज टू इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर फोरक्लोजर, ठीक है। फोरक्लोजर का क्यों, कि सब अब मोर्टगेजी तो यही चाहेगा ना कि भाई जितने अभी जितना उसके पास आ गया है, ठीक है, अब वो जो राइट है सामने वाले का वो उसको फोरक्लोज कर दे, ठीक है। सो यहाँ पे जो प्रॉपर रेमेडी है दैट इज अ सूट फॉर फोरक्लोजर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, अ मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन डैश इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसका यहाँ पे बेसिक सा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 49 का जो है यहाँ पे जो ये फिल इन द ब्लैंक्स है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अ सूट बाय अ मॉर्गेजर टू रिडीम और रिकवर पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज इज। सो क्वेश्चन नंबर जो 50 है उसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो आर्टिकल 61 ए जो है ना, जब आप आर्टिकल 61 ए पढ़ेंगे, जब आप आर्टिकल 61 ए पढ़ेंगे ना, ठीक है, वहां पे आपको दिख जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज 30 इयर्स, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 51 बात कर रहे हैं, द डिसीजंस इन ए के कृपैक इज कंसीडर्ड अ लैंडमार्क अथॉरिटी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस। ये पूरा जो एक्सट्रैक्ट था ये ए के कृपैक से ही निकाला गया था, ठीक है। अब फिर उसके बेसिस पर यहाँ पे इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया।
सो 51 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस। ये जब आपने पूरा का पूरा जब पैरा जब पढ़ा होगा ना, सो आपको ये मिला होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, सो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज करेक्ट। या एक जो क्रक्स एक जो निकला है ना, ठीक है, वो यही है। देन क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। The court states in A.K. Krapaik that if the purpose of the rules of natural justice is to prevent miscarriage of justice, one fails to see why those rules should be made inapplicable to administrative inquiries. Which of the following approaches to interpretation of statutes does the court appear to adopt? अब यहाँ पे जो कोर्ट है ना, कोर्ट ने यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट करा था टू प्रिवेंट द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। ठीक है, अगर जो नेचुरल वो जस्टिस है अगर वो नॉर्मल रूल्स पर एप्लीकेबल होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरीज पर भी तो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरीज से मतलब है जैसे कि जो भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज वगैरह होती है ना, सो उससे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को कॉमन सेंस लगाना था कि कोर्ट ने यहाँ पे लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं लिया, स्ट्रिक्ट नहीं लिया, कोर्ट ने यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरप्रिटेशन लिया था। यही आपके कंसोर्टियम की आंसर की में भी है। Now question number 53 देखते हैं। The court states in A.K. Krapaik that in the course of years many more subsidiary rules came to be added to the rules of natural justice. Which of the following is a later entrant to the principles of natural justice? अब ये चीज हमें यहाँ पे हमें ऊपर पैराग्राफ में भी मेंशन करी गई है कि भाई इनिशियली दो कौन से थे कि भाई नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस एंड ड्यूटी टू हियर। थर्ड जो एंट्रेंट था ना दैट इज स्पीकिंग ऑर्डर। और स्पीकिंग ऑर्डर यहाँ पे इन्होंने एज सच नहीं लिखा, यहाँ पे इनने लिख दिया ड्यूटी टू गिव रीजंस। अब जो ये ऑप्शन नंबर सी है ना, ड्यूटी टू गिव रीजंस, इसी का मतलब होता है क्या, इसी को कहते हैं हम, इसी को बोलते हैं हम स्पीकिंग ऑर्डर। ठीक है, यहां पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वेट अ मिनट। हाँ जी, तो इसी को हम बोलते हैं स्पीकिंग ऑर्डर। ठीक है, सो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। द सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड इन सेवरल डिसीजंस दैट इन केसेस रिक्वायरिंग अर्जेंट एडमिनिस्ट्रेटिव action or in exigencies it may not always be possible to give full effect to the principles of natural justice without rendering the administrative action redundant in the circumstances. Which of the following is true for the requirements of natural justice in such cases? So question number 54 का जो करेक्ट आंसर है जो दिया गया है ना, करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, द एडमिनिस्ट्रेटर मे प्रोवाइड। जो आपके कंसोर्टियम के आंसर की उसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। द एडमिनिस्ट्रेटर मे प्रोवाइड फॉर अ पोस्ट डिसीजनल रेमेडियल हियरिंग वेयरएवर प्री डिसीजनल हियरिंग इज नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे हमारे हिसाब से ये जो आंसर है ये गलत है ना। जो करेक्ट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इन सब में से होना चाहिए ना दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जब भी एडमिनिस्ट्रेटर जो भी चूज करेगा ना नॉट टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इन केस ऑफ इमरजेंसी सिनेरियोस, वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना उसको रीजंस लिखने पड़ेंगे कि साहब ऐसा उसने क्यों किया है। मैं इसका एक आपको एग्जांपल बता देता हूं कि जो भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज वगैरह होती है ना, सो वहां पे बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है उनको फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, अब वो फॉलो या तो जो भी डेलिंक्वेंट एम्प्लॉय है उसकी वजह से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर फॉलो नहीं हो पा रहा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सो जो भी इंक्वायरी ऑफिसर होता है ना वो अपने रीजंस इन राइटिंग रिकॉर्ड करता है कि साहब इस पर्टिकुलर केस में व्हाई आई एम नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर बी। पर अब चूंकि सी दिया है तो आप लोग देख लीजिएगा कि भाई आपको चैलेंज करना है या नहीं, बट इट कैन बी चैलेंज्ड। ठीक है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। देन फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। इन टेस्टिंग वेदर द रूल अगेंस्ट बायस whether the rule against bias has been violated, courts often invoke which of the following standards? So question number जो 55 है उसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, likelihood of bias is perceived by fair minded and informed observer। ठीक है, सो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नाउ आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 56 देखिए। द डिसीजन इन श्री सिंधबाली स्टील्स कार्व्स आउट द पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेप्शन in cases of promissory estoppel against government. To which kind of cases have courts routinely applied this exception in favor of the government? इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इन द फिजिकल मैटर्स, देखिए लेबर मैटर्स ऐसे होते नहीं है, ठीक है, और एंड सर्विस मैटर्स में एज सच कुछ भी नहीं होता है कि जहां पे आपको प्रोमिसरी स्टॉपेल अप्लाई करना पड़ जाए। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडमार्क डिसीजन गवर्निंग
द लॉ ऑन promissory estoppel against governments. So 57 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ये प्योरली केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन था. सो मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इसका करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ फॉर promissory estoppel against the government. यहां पे ये पूछ रहे हैं कि भाई इनमें कौन सा जो स्टेटमेंट है इट रिफ्लेक्ट्स द करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ ऑफ promissory estoppel अगेंस्ट द गवर्नमेंट. सो क्वेश्चन नंबर जो 58 है ना, जब आप इसका ऑप्शन नंबर जब आप इसका बी पढ़ेंगे ना जरा, तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट वुड बी हेल्ड बाउंड बाय द प्रॉमिस एंड प्रॉमिस वुड बी एनफोर्सिबल अगेंस्ट द गवर्नमेंट एट द इंस्टेंस ऑफ द promisee. Notwithstanding that there is no consideration for the promise and the promise is not recorded in the form of a formal contract as required by Article 299 of the Constitution. यहाँ पे ये करेक्ट है, ठीक है, ये बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आएगा. देन फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट इन द लाइट ऑफ द पैसेज. अब ऊपर जो पैसेज जो हमने पढ़ा ना प्रॉमिसरी स्टॉपेल का, ठीक है, उसकी लाइट में कौन सा सबसे ज्यादा एक्यूरेट है. सो 59 का देखिए, ऑप्शन नंबर सबसे पहले ए देखिए, द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी स्टॉपेल स्टैंड्स डाइल्यूटेड विद द गवर्नमेंट क्लेम्स दैट इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू गो बैक ऑन इट्स प्रॉमिस और एक्शंस. सो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, और ये जब आपने पैसेज पढ़ा होगा तो भी देखा होगा थोड़ा सा, ठीक है. सो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, which of the following statement does not reflect the correct position of law. अब इसमें कौन सा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है द करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ. सो इसमें ऑप्शन नंबर जब आप बी देखेंगे ना, इवन इफ रिप्रेजेंटेशन इज मेड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ बट इट गोज अगेंस्ट द लॉ, एस्टॉपेल कैन बी इन्वोक्ड टू डिफीट द लॉ. यहां पे क्या करें कि साहब आप स्टॉपेल को इन्वोक कर सकते हैं टू डिफीट द प्रोविजन ऑफ द लॉ, जो कि प्योरली गलत है. और यहाँ पे यही पूछ रहे हैं कि साहब इनमें से कौन सा करेक्ट पोजीशन ऑफ लॉ को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है. सो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है दैट इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, ये है अबाउट इनकम टैक्स एक्ट. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, द सेटलमेंट कमीशन ऑन एन एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ अ केस बाय एसएससी कैन ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. सो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ना दैट इज करेक्ट कि इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन कैन बी ग्रांटेड ओनली इफ द assessee makes before the settlement commission full and true disclosure of his income, the way income was derived, additional amount of tax payable on such income and other particulars. देखिए, अब जो सेटलमेंट कमीशन वो होता है ना अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, अब आप अगर उनके सामने अगर आप एसएससी हैं, ठीक है, और अगर आप उनके सामने अपना फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर कर देते हैं ना अपनी इनकम का, है ना, एंड द वे इनकम वाज डिराइव्ड, और कौन सी वे से आपने इनकम डिराइव करी है, सो इट इज अपॉन द सेटलमेंट कमीशन कि वो चाहे तो वो आपको प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी दे सकते हैं, अगर आप जो भी एडिशनल अमाउंट है, जो भी टैक्स है, अगर आप उसको पे कर रहे हैं तो, ठीक है. तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ क्वेश्चन 62 देखिए, चैप्टर 19A सेक्शन 245A to 245M डीलिंग विद सेटलमेंट ऑफ केसेस वाज इंसर्टेड इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट. तो ये हुआ था बाय अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975. ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है, अब 63 का अपन सीधे आंसर पर चलते हैं. अब यहां पे देखिए कि भाई सबसे पहले ऑप्शन नंबर थर्ड पढ़िएगा, मतलब सबसे पहले जो स्टेटमेंट नंबर 3 है ये पढ़ते हैं जरा. द सेटलमेंट कमीशन प्रोवाइडेड क्विक एंड इजी रेमेडी टू द एसएससी allowing him to make full and true disclosure and therefore avoid the prosecution and appeals. Thus the order of the settlement commission cannot be questioned by Supreme Court or High Court on any ground. अब ये जो इन्होंने लिख दिया ना on any ground, ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन, यहाँ पे ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे आप इसमें ऑड वन आउट भी कर सकते थे. ठीक है, अब जैसे जहां पे ओनली 3 इज वो ट्रू है, ये गलत हो गया. 2 and 3 आर ट्रू, ये भी गलत हो गया. ऑल आर ट्रू, ये भी गलत हो गया. ठीक है, सही कौन सा गया, सी गया सही. 1 and 2 आर ट्रू, और यही आपके आंसर की में भी दिया हुआ है. ठीक है, 64 का बी देखिए, consider the given statements. An immunity granted to a person from prosecution shall stand withdrawn if such person fails to pay any sum specified in the settlement order. Settlement commission cannot grant immunity from prosecution where proceedings for the prosecution have been instituted before the date of receipt of the application under section 245C. And immunity from prosecution once granted by the settlement commission cannot be withdrawn on any ground.
तो 64 का जो करेक्ट आंसर जाएगा ना, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 आर ट्रू बट 3 इज नॉट ट्रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका फिर बी करेक्ट है 64 का, 1 and 2 आर ट्रू एंड 3 इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। When a person has made an application for settlement of a case before the settlement commission and the same has been allowed, such person shall not be allowed to make subsequent application for settlement in future cases। अब यहाँ पे ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मांग रहे हैं, ठीक है। सो ये जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज करेक्ट। बी देखिए, where a person has made an application for settlement of a case before the settlement commission and the same has been allowed, any company in which such person holds more than 50% of the shares shall not be allowed to make subsequent application for settlement in future cases। ये भी करेक्ट है। सो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो करेक्ट जाएगा, और ये प्योरली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। सो अगर आपने इनकम टैक्स एक्ट की थ्योरी पढ़ी होगी सो आप इजीली इसको कर पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, Which of the following is incorrect about force majeure clause। यहाँ पे पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा incorrect about the force majeure clause, ठीक है। सो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ना, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्स मेजर आर इंडीड वन एंड द सेम कॉन्सेप्ट, ये एक ही और सेम कॉन्सेप्ट नहीं है। सो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज करेक्ट। नाउ फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग जजमेंट ऑन फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो 67 का जो ऑप्शन नंबर बी है ये तो हम पढ़ते हुए आए हैं शुरू से, सत्यव्रता घोष वर्सेस मुंगनी राम बांगुर, ठीक है। सो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट प्रपोजिशन एज रिगार्ड्स फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर ये इनकरेक्ट प्रपोजिशन पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए ही पढ़िए, वही सही है, मतलब वही इसका करेक्ट ऑप्शन है। द कोर्ट्स हैव जनरल पावर टू एब्सॉल्व अ पार्टी from the performance of its part of a contract if its performance has become onerous on account of an unforeseen turn of events। so यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में कुछ लोगों को कंफ्यूजन था, बट ऑप्शन नंबर जो डी है ना दैट इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिख दिया डज नॉट अप्लाई, मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है बट जो इस पूरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, इन एनर्जी वॉचडॉग वर्सेस सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, Supreme Court found that the fundamental basis of the power purchase agreement PPAs between the parties was not premised on the price of a coal imported from Indonesia. In fact, in the PPAs, there was a clause providing that changes in the cost of fuel or the agreement becoming onerous to perform are not treated as force majeure. Therefore, on the ground of the rise in the price in Indonesian coal, the court held that ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट है, alternative modes of performance were available albeit at a higher price and that alone could not lead to contract as a whole being frustrated। ठीक है, ये जब आपने एनर्जी वॉचडॉग वाला अभी ऊपर वाला जो पैराग्राफ जो पढ़ा होगा उसका जो क्रक्स था उससे आप इसको आंसर कर सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, द मैक्सिम लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया मींस, इसका डायरेक्ट आंसर है द लॉ डज नॉट कंपेल अ प्रोमिसर टू डू दैट व्हिच इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। इसका ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज करेक्ट। अब चलते हैं एसआरए की तरफ और सॉल्व करते हैं एसआरए के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 71 अब आप तब सॉल्व कर पाएंगे जब आपको 2018 का अमेंडमेंट एक्ट की जब आपको नॉलेज होगी, ठीक है। एट प्रेजेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रोपोजिशन एज रिगार्ड्स द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑप्शन नंबर इसका ए सबसे बेस्ट करेक्ट है। एज अ जनरल रूल द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ अ जनरल रेमेडी। अब जो एसआरए की जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है ना कॉन्ट्रैक्ट का, अब वो जनरल रेमेडी बन गया है आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018, ठीक है। बाकी जो ये दोनों हैं अब ये दोनों गलत, मतलब ये इनकरेक्ट हो गए हैं आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। सो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, एट प्रेजेंट द एसआरए ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट सब्जेक्ट टू, इसका ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोविजन कंटेन्ड इन 11 क्लॉज 11 सबसेक्शन 2 14 एंड 16 ऑफ द एसआरए 1963। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, which of the following is the correct proposition regarding substituted performance of a contract। substituted performance of a contract के रिगार्डिंग में कौन सा करेक्ट proposition है। सो जब आप ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे देखिए क्या लिखा है, where the contract is broken due to non-performance of the promise by any party, the party who suffers by such breach has the option of substituted performance through third party or by his own agency and recover the expenses and the cost actually incurred, spent or suffered by him from the party committing such breach। ठीक है, ये करेक्ट है।
ठीक है, अब देखिए इसका बी करेक्ट क्यों नहीं है। बी में क्या लिखा है देखिए, द पार्टी हु सफर्स बाय ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन कंकरेंटली ऑब्टेन सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट द पार्टी इन ब्रीच। अब वो कंकरेंटली ऑब्टेन नहीं कर सकती सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और साथ ही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट द पार्टी इन ब्रीच, दोनों काम नहीं कर सकते, कोई आप एक ही तो कर सकते हो। ठीक है, सो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है दैट इज करेक्ट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 74, the dismissal of a suit for specific performance of a contract or part thereof, the plaintiff's right to sue for compensation for the breach of such contract or part as the case may be dash his right to sue or any other relief to which he may be entitled by reason of such breach। 74 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, शैल बार बट शैल नॉट बार। ठीक है, सो यहां पे क्वेश्चन नंबर 74 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, द डैश इन कंसल्टेशन विद डैश, दोनों फिल इन द ब्लैंक्स है ना, शैल डेजिग्नेट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट वन और मोर सिविल कोर्ट्स एज स्पेशल कोर्ट्स। अब क्वेश्चन नंबर जो 75 है ना, उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, what recourse does a divorcee have according to Muslim Women Act 1986 if her ex-husband neglects to meet specific obligations mandated by law? So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, अप्रोच द मैजिस्ट्रेट विद एन एप्लीकेशन। ये आपको डायरेक्ट इस पैसेज से आपको आंसर मिल जाता। देखिए मैं पैसेज में आपको इसका सोर्स भी दिखा देता हूं। Hereafter referred to it, a divorcee can file an application before a magistrate if her former husband has not paid to her reasonable and fair provision of the maintenance meher। ठीक है, सो ये डायरेक्टली इस पैराग्राफ से आंसर हो रहा था। देन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट फैक्टर्स आर कंसीडर्ड व्हेन डिटरमाइनिंग the reasonable and fair provisions and maintenance for a Muslim divorced woman in accordance with the Muslim Women Act of 1986। तो 77 का जो ऑप्शन नंबर बी है ना, वो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट जा रहा है। द लाइफस्टाइल द डिवोर्स्ड वुमन एंजॉयड ड्यूरिंग हर मैरिज, हर एंटिसिपेटेड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स एंड द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ हर एक्स हस्बैंड। सो क्वेश्चन नंबर 76 का जो बी है ना, जब आप पूरा पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे ना ऊपर वाला, सो उससे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो निकल रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहां पे कुछ मतलब स्टूडेंट्स ने शायद ऑप्शन नंबर ए भी लगाया था, लेकिन ऊपर पैराग्राफ में ना कहीं भी हर चिल्ड्रन की बात नहीं हुई है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए तो गलत ही है, ऑप्शन नंबर बी यहां पे मोस्ट अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, व्हाट डज द टर्म प्रोविजन इन सेक्शन 3 ऑफ द मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 इंप्लाई। तो 78 का जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा ना, देख क्या कह रहा है, व्हाट डज द टर्म प्रोविजंस इन सेक्शन 3 ऑफ द मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 इंप्लाई। अब इसमें जो करेक्ट आंसर जो दिया है ना दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्रोविजन फॉर मीटिंग ऑल हर फ्यूचर नीड्स। ठीक है, ये तो दिया है आपको इस पर्टिकुलर जो आंसर की आपकी प्रोविजनल, उसमें आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से जो टर्म प्रोविजन है ना, उसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, प्रोविजन फॉर अ फ्यूचर अंटिल शी इज क्वालिफाइड टू अर्न और गेट मैरिड। ठीक है, इसका ऊपर जो पैराग्राफ है ना, देखिए यहां भी एक इसका हल्का सा एक वो दिया गया था, एक मिनट देखते हैं जरा। हाँ जी, यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए, Honorable Supreme Court has fairly interpreted the provisions of Section 3 with regard to fair provision and maintenance and held that it would extend to the whole of it would extend to the whole life of the divorced wife unless she gets married for a second time। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे हिसाब से ये उसका अप्रोप्रिएट आंसर जाएगा। ठीक है, बट इसमें यहाँ पे एक और चीज देखिएगा, यहाँ पे भी देखिए एक ही लिखा हुआ है, रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन मे इंक्लूड प्रोविजंस फॉर हर रेसिडेंस, हर फूड, हर क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है ना, यहाँ पे ये मे
यहाँ पे मे इंक्लूड है, ठीक है। सो यहाँ पे अब ये ऑप्शन नंबर जो है इसका सी भी हो सकता है एंड डी भी हो सकता है ना। अब यहाँ पे अगर आपको ये चैलेंज करना हो, ठीक है, सो आप इसको चाहें तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है वैसे तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, अकॉर्डिंग टू इंटरप्रिटेशन इन केस ऑफ डेनियल लतीफी, हाउ लॉन्ग डज द ओब्लिगेशन ऑफ द मुस्लिम हस्बैंड टू प्रोवाइड अ रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस एक्सटेंडेड। 79 का देखिए, 79 का देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है ना, दैट इज करेक्ट, थ्रू आउट द होल लाइफ ऑफ द डिवोर्स्ड वाइफ अनलेस शी रीमैरिज। सो ऑप्शन नंबर इसका जो सी है दैट इज करेक्ट, ठीक है। अब यहां पे देखिए यहीं से क्वेश्चन नंबर 78 भी क्लियर हो रहा है। देखिए यहां पे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द केस इन डेनियल लतीफी, हाउ लॉन्ग डज द ओब्लिगेशन ऑफ द मुस्लिम हस्बैंड टू प्रोवाइड रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन, ठीक है। कब तक रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन प्रोवाइड करेगा, जब तक कि वाइफ की जो है अनलेस शी रीमैरीज, ठीक है, या थ्रू आउट हर लाइफ। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए यहां क्या लिखा है, व्हाट डज द टर्म प्रोविजन इन सेक्शन 3 ऑफ द मुस्लिम वुमेन एक्ट 1986 इंप्लाई, ठीक है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 79 है ना, यहां से भी क्वेश्चन नंबर 78 क्लियर हो रहा है कि इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जाएगा वो जाएगा प्रोविजन फॉर हर फ्यूचर अंटिल शी इज क्वालिफाइड टू अर्न और गेट मैरिड, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 79 से क्लियर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर डी भी, ठीक है। आगे देखते चलिए, क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, व्हाट प्रिपरेटरी अरेंजमेंट्स इन द मुस्लिम हस्बैंड इज द मुस्लिम हस्बैंड रिक्वायर्ड टू मेक अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 3 ऑफ मुस्लिम एक्ट 1986। सो क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कंटेम्पलेशन ऑफ फ्यूचर नीड्स एंड अरेंजमेंट्स इन एडवांस। ऑप्शन नंबर जो 80 है ना, दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, what does the Supreme Court considers as the worst form of cruelty in matrimonial home based on the provided paragraph। अब जो provided paragraph है ना, उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, unsubstantiated allegations of unchastity and extramarital relationships, ठीक है। सो इसका ये करेक्ट आंसर भी है और ये ऊपर वाले पैराग्राफ से भी यही मिलेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, इन केस ऑफ नागेंद्र वर्सेस के मीना द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंक्लूडेड दैट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कंक्लूड किया है, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ना, बेसलेस एंड रेकलेस एलिगेशंस ऑफ एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर with the maid by the wife cannot be accepted and can be considered as cruelty under section 13(1) IA of the Hindu Marriage Act, ठीक है। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जो ये बी ऑप्शन है ना, ये तो आपके क्लैट के प्रोविजनल आंसर की में आया है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़े ना, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट जा रहा है, क्योंकि जो ये आगे लिखा है ना, कैन बी कंसिडर्ड एज क्रुएलिटी अंडर सेक्शन 13(1) IA, ठीक है, ये उसमें नीचे वाले पैराग्राफ में तो लिखा है, लेकिन ये कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं हो रहा है कि ये नागेंद्र वर्सेस के मीणा के में सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया है, ठीक है। सो इसका पैराग्राफ वाइज देखें, सो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट जा सकता है। सो इसको आप चैलेंज करना चाहें सो इसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। देन आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, इन द केस ऑफ जयचंद्र वर्सेस अनिल कौर व्हाट एक्शन इज कंसीडर्ड एज क्रुएलिटी अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट हस्बैंड। सो क्वेश्चन नंबर 83 का जो ऑप्शन नंबर जो डी है, एलिगेशंस ऑफ अनप्रूव्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक मिनट ये देख लेते हैं जयचंद्र वाले में क्या लिखा हुआ है, देखते हैं जरा। यहां से पढ़ते हैं, मेकिंग सच सीरियस एलिगेशन अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट हस्बैंड अगेन अमाउंट्स टू क्रुएलिटी एज हैज बीन हेल्ड इन जयचंद्र वर्सेस रत्ना एंड हरमिंदर कौर, ठीक है। यहाँ पे मेकिंग सच सीरियस एलिगेशंस लिखा हुआ है एज इट इज, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 का, तो फिर जो मोस्ट सुटेबल जो आंसर जाएगा ना, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एलिगेशंस ऑफ अनप्रूव्ड एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, based on the above passage give the reason why the supreme court in the mentioned para concluded that appellant/wife treated the respondent/husband with cruelty। so 84 का जो करेक्ट आंसर है that is it is settled position of law that unsubstantiated serious allegations amounts to cruelty। so इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो करेक्ट जाएगा। एंड ऊपर वाले पैराग्राफ का जो क्रक्स है
उससे भी यही ऑप्शन जो है ये बेस्ट जा रहा है, ठीक है। Now question number 85 देखिए, according to the Supreme Court's observation in the provided para, what did the court emphasize regarding the quality of allegations related to unchastity and the extramarital relationships? According to the Supreme Court's observation in provided para, what did the court emphasize regarding the quality of allegations related to unchastity and extramarital relationships? So 85 का जो option है, that is जो correct जो दिया हुआ है, that is they are one of the factors in determining the cruelty, ठीक है। So यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ना, वो ही करेक्ट जाना चाहिए कि that they are one of the factors in determining the cruelty, ठीक है। आगे चलते हैं। देन अब देखिए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। यहां पे ये कंपनीज एक्ट का थोड़ा सा था। द पार्टीज इन दिस केस अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस। यहाँ पे इन्होंने साइरस मिस्त्री वर्सेस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्सेस साइरस मिस्त्री का जो केस हुआ था उसका इन्होंने यहाँ पे पूरा का पूरा एक वो दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो केस है ना, ये जो पैराग्राफ जो ऊपर जो दिया है यहाँ पे इसने ज्यादा हेल्प नहीं करी है, ठीक है। यहाँ पे बेसिक जो नॉलेज है कंपनी लॉ की वो काम आई है इनको इसको देखने में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। द पार्टीज इन दिस केस अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ना दैट इज अपील अंडर सेक्शन 423 ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये डायरेक्ट ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, द रूल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ मेजॉरिटी इन गवर्निंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी has been settled in a very leading case of Foss versus Harbottle in India, which case diluted the majority rule and held that the interest of the company was above the interest of its shareholders. Question number 87 का जो correct जाएगा आंसर that is Needle Industries versus Needle Industries New Way, ठीक। now आगे देखते हैं question number 88। While recommending separation of roles of non-executive chairperson and managing directors, the Kotak Mahindra committee quoted the following text, ठीक है। अब ये जो कोट था ना, ये कौन सी कमिटी से लिया गया था? सो ये इसका डायरेक्ट आंसर है कि ये लिया गया था फ्रॉम द कैडबरी कमिटी रिपोर्ट, ठीक है। सो ये अब डायरेक्ट क्वेश्चन था इस पर्टिकुलर केस लॉ से। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग शेयर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 244 फॉर अप्लाइंग फॉर रिलीफ फ्रॉम ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट अंडर सेक्शन 241। अब ये अगर आपने 241 एंड 244 पढ़ा होगा ना, सो इसका जो डायरेक्ट जो करेक्ट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर ए। members not less than 100 members of the company or 100 or 10% of the total number of its members, whichever is less, or any members or members holding not less than 10% of the issued share capital of the company। ये इसका यहाँ पे करेक्ट था ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका करेक्ट था, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर इसका बी तो इनकरेक्ट था एंड सी तो गलत ही है, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए, ये प्योरली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है कंपनी लॉ के। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, स्टेटमेंट 1 दिया है, स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। पावर टू ग्रांट रिलीफ फ्रॉम ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट which were vested by section 402 of 1956 act in high court have now been transferred to the NCLT by section 242 of the 2013 act। अब यहां पे एक चीज ये देखिएगा कि पहले जो पावर थी ना वो हाई कोर्ट के पास ना होके कंपनी लॉ बोर्ड के पास पावर हुआ करती थी पहले, तो यहाँ पे ये चीज तो गलत हो ही गई। स्टेटमेंट नंबर 1 जो है दैट इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 देखिए, सेक्शन 242 डज नॉट एम्पावर NCLAT to grant relief by way of prevention of apprehended mismanagement of the company due to material change which has taken place in its management or control, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर जो 2 है दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, which among the following is not considered as a prospectus under the Companies Act। अब प्रोस्पेक्टस बेसिकली होता क्या है? दैट इज एडवर्टीजमेंट, ठीक है सब। अब इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ ऑफर लेटर जो है ये तो एडवर्टीजमेंट है नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज करेक्ट। ये भी प्योरली बेस्ड ऑन कंपनी लॉ की नॉलेज पर है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए कि भाई सहारा वर्सेस सेबी केस में सहारा इशूड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट टू रेज द मनी। सो सहारा ने ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इशू किया था, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, इन सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस सेबी द कंपनी इशूड सिक्योरिटीज इन वायलेशन ऑफ द रूल्स
रिलेटिंग टू, सो 93 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, पब्लिक इश्यूज अंडर द कंपनीज एक्ट एंड द सेबी डिस्क्लोजर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइंस है, ये दोनों करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियन सहारा केस हेल्ड, क्या हेल्ड करा था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई एज पर द कंपनीज एक्ट एंड सेबी एक्ट, सेबी हैज jurisdiction over both listed companies and companies which intend to get listed। ठीक है, सो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, which of the following is mandatory in case of private placement by the private companies। सो क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट टू बी फाइल्ड विद द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज। अब जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे ना, तब आपको वहां पे ये एज इट इज मिल जाएगा, और इसका एक जो टाइमलाइन है ना दैट इज विद इन 15 डेज है, 15 दिन के अंदर अंदर करना है ये काम। ठीक है, सो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। The above mentioned cases deals with the power of magistrate to take cognizance on police report, which of the following, which under which provision of the Code of Criminal Procedure 1973। So 96 का जो करेक्ट आंसर है ना दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 191 बी। ठीक है, ये प्रॉपरली सीआरपीसी के बेयर एक्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, इफ ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे ए करेक्ट है, इफ द कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पुलिस रिपोर्ट, डज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अलाउ फॉर डायरेक्शन ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन नंबर 97 का जो करेक्ट आंसर है वो है यस, अगर मैजिस्ट्रेट चाहे ना सो ही कैन डायरेक्ट फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्री कॉग्निजेंस स्टेज। ठीक है, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है ना तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के भी ऑर्डर कर सकता है। सो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, if police submit a final report, does the code of criminal procedure allow magistrate to take cognizance on the final report। so question number 98 का क्या है, ऑप्शन जो करेक्ट है दैट इज यस, magistrate can take cognizance on the final report despite no charges listed in it। so question number 98 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। Then देखिए फिर क्वेश्चन 99, if after submission of police report there is a requirement to add further report on the basis of newly found evidence, is it permissible under the CRPC। so question number 99 का जो करेक्ट ऑप्शन है yes, it is permissible under section 173 subsection 8। ये तो डायरेक्ट ये तो क्वेश्चन है। ठीक है, ये इजियर पार्ट था शायद। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, in case one of the alleged offenses is of cognizable nature and there are 3 additional alleged offenses of a non-cognizable nature, what would be the nature of the cases। so अगर जो भी alleged offense है ना, in case of one alleged offense is of cognizable nature and there are 3 additional alleged offense of non-cognizable nature, अब वो कौन से नेचर का होगा, अगर एक कॉग्निजेबल का है, 3 नॉन कॉग्निजेबल के हैं। ठीक है, सो जो वो नेचर हो जाएगा ना उसका, सो इट वुड बी कॉग्निजेबल एज पर सेक्शन 155 क्लॉज 4। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपका। ठीक है, सो 100 का ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज करेक्ट। 101 देखते हैं, which of the following are specific exceptions to section 300 of IPC। यहाँ पे स्पेसिफिक एक्सेप्शंस की बात हो रही है। सो 101 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, grave and sudden provocation, exceeding the right of private defense in good faith, sudden fight without premeditation। option number D is correct। what is the difference between general and specific defenses in IPC। so 102 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, general defenses apply to all kind of offenses and covered in chapter 4 of IPC, while specific defenses are specific to the respective offenses। ठीक है भाई, जनरल वो डिफेंसेस आपको अलग से दिए गए हैं, और जो स्पेसिफिक वो डिफेंसेस हैं जैसे मर्डर के हैं वो आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आपको मेंशन करके दे दिए गए हैं। ठीक है, 103 देखिए, अंडर विच एक्सेप्शन इट इज एक्सप्रेसली स्टेटेड दैट इट इज इमटेरियल विच पार्टी ऑफर्ड द प्रोवोकेशन। ठीक है, सो 103 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सडन फाइट विदाउट प्रीमेडिटेशन। ठीक, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 103 का ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन 104 देखिए, which of the following is a proviso to exception of grave and sudden provocation। so 104 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, provocation is not given by anything done in obedience
to the law or by the public servant and lawful exercise of the powers of such public servant. ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 105 देखिए, which of the following was stated in KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केसेस केस। ये भी डायरेक्टली आया गया है, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है ये तीनों की तीनों चीजें ही कही गई थी। सो क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ रेफर्ड टू एज अ प्रूडेंट मैन स्टैंडर्ड इन द एक्सर्प्ट and in section 4 of the Indian Evidence Act would correspond to which of the following explanations? So 106 का जो correct answer है that is option number A, preponderance of probabilities standard. ठीक है, 107 देखिए, in common parlance the terms onus of proof and burden of proof are used interchangeably. How in accurate usage in evidence law the terms correspond to which of the following? ठीक, 107 थोड़ा सा ध्यान से करना है क्वेश्चन को। इसका जो करेक्ट आंसर है ना दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट कि onus of proof refers to evidential burden whereas burden of proof refers to legal burden. So 107 का ये अगर पता होगा, एक्चुअल में ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, सो 107 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 108 देखिए, सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 also refers to the concept of conclusive proof. In simple terms the concept can be explained as, कैसे कंसेप्ट को आप एक्सप्लेन कर सकते थे। 108 का जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा पहली बात तो ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं जरा क्या लिखा है। द डिक्लेरेशन ऑफ अ फैक्ट इज कंक्लूसिवली प्रूव्ड बाय द स्टैट्यूट एंड देन नॉट अलाउइंग एनी एविडेंस टू डिस्प्रूव इट। अब अगर कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस आता है ना, कोई भी कंक्लूसिव प्रूफ होता है ना, उसके अगेंस्ट में आप किसी भी एविडेंस को अलाउ ही नहीं कर सकते कि साहब आप इसको डिस्प्रूव करो। जहां पे शैल प्रिज्यूम होता है ना, है ना, वहां पे तो आप कर सकते हैं कि साहब आप कोई एविडेंस वो दे दो तो हम इसका प्रिजम्पशन नहीं लेंगे। लेकिन जहां पे कंक्लूसिव प्रूफ है फिर वहां पे आप कोई भी एविडेंस आप नहीं लोगे उस चीज को अनप्रूव करने के लिए या डिस्प्रूव करने के लिए। सो 108 का जो ऑप्शन है करेक्ट दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, विद रेफरेंस टू द अबव एक्सर्प्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इमर्जेस ट्रू इन अ क्रिमिनल ट्रायल। ठीक है, अब इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 109 का जो आंसर दिया है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इन्होंने करेक्ट दिया है, लेकिन हमारे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। क्योंकि जब जो क्रिमिनल ट्रायल होता है ना, देखिए उसमें क्या होता है, अगर जो अक्यूज है अगर वो ये कह रहा है कि साहब मैं इंसेन हूं, तो पहले तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि साहब वो इंसेन है। ठीक है, लेकिन अगर वो प्रूव कर पा रहा है कि वो इंसेन है ना, देन द बर्डन इज ऑन द प्रोसिक्यूशन ऑल्सो टू प्रूव दैट कि भाई वो इंसेन नहीं है, वो उसका बस एक मेंसरिया है। और वो मेंसरिया कैसे प्रूव करेंगे कि साहब वो इंसेन नहीं है और वो अपना एक मेंसरिया फॉर्म कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो इन्हें लिखा है ना ऑप्शन नंबर बी में, where the defense raises a plea of insanity under section 84 IPC, the prosecution has no additional burden but the defense assumes the burden of proving insanity. भाई डिफेंस के पास तो है, लेकिन यहाँ जो इनने जो ये वर्डिंग लिख दी ना, द प्रोसिक्यूशन हैज नो एडिशनल बर्डन, भाई प्रोसिक्यूशन के ऊपर एडिशनल बर्डन होता है कि अगर वो अपने आप को इंसेन प्रूव कर रहा है देन फिर ये उसको सेन प्रूव करें। ठीक है, सो हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए, सी भी करेक्ट होना चाहिए। या तो फिर इनको ये क्वेश्चन हटाना पड़ेगा, ठीक है, या फिर बी एंड सी दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, ऐसा हमें लग रहा है। अभी आगे चलते हैं, वो देखिए फिर सेक्शन 110 देखिए, सेक्शन 105 of the Indian Evidence Act 1872 applies in which of the following circumstances? So section 110 का जो correct answer है that is option number B, where circumstances are pleaded by the accused bringing the case within general exception, special exception or proviso in IPC or in any law defining the offense. So option number B is correct. अब option number question number 111 देखते हैं। Which of the following judgments that ruled which a speaker stand disabled etc etc, कौन से केस को 7 जजेस बेंच को रेफर करा है? सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नबम रेबिया वर्सेस बमंग फेलिक्स। इसका 111 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, Srinivasan J in Mayawati versus Markandeya Chand held that political party cannot be read as legislative party. Which of the following was not a reason provided by honorable judge? कौन सा इसमें रीजन नहीं था? अब यहाँ पे जो ये ऑप्शन लिखा है ना, इन कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पे बाकी सब सही है, बस ये जो केस लॉ लिख दिया ना यहाँ पे इन्होंने ये गलत कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। Which of the following was not challenged by the petitioners in the case of Subhash Desai versus Principal Secretary Governor of Maharashtra? क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर ए इन्होंने यहाँ पे जो दिया गया है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ 34 MLAs। क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर ये दिया है ए, लेकिन हमारे हिसाब से ना इसमें ऑप्शन नंबर बी ज्यादा करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि स्वेरिंग इन मिस्टर एकनाथ शिंदे एज द चीफ मिनिस्टर ना, यहाँ पे उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी को चैलेंज नहीं किया गया था। ठीक है, सो अब हमारे हिसाब से बी है, हो सकता है इसका ए हो, लेकिन हाँ अगर इसको आप चैलेंज करना चाहें तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 114 देखिए। A violation of the anti-defection law will not result in a member of a house being ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, disqualified from holding any election campaign for the duration of the period commencing from the date of their disqualification etc etc। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है ना, दैट इज करेक्ट। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, Now question number 115 देखिए। The 10th schedule specifies 5 defenses that a member may take recourse to shield themselves from the consequence of the anti-defection law. Which among the following is not a defense? अब यहाँ पे ना कौन सा जो है ऑप्शन वो डिफेंस एक नहीं है, ये पूछा गया था। ठीक है, सो अब इसका जब आप ऑप्शन नंबर सी देखेंगे ना, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन not to apply in case of split where a member of a house makes a claim that he and any other member of his legislature party constitutes the group representing a faction which has arisen as a result of a split in his original political party, and such group consists of not less than 1/3 of a member of such legislative party। So 115 का ऑप्शन नंबर जो सी है दैट इज करेक्ट। 116 का देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 116 देखिए। ये बात कर रहा है अबाउट in the GNCTD's case, which of the following powers were held to be within the control of the government of the National Capital Territory of Delhi? So 116 का ऑप्शन नंबर डी is correct, the services। ठीक है, क्या लिखा है? which of the following powers were held to be within the control of the government of the NCT of Delhi? So जो services है ना वहां की वो under the control है of the Delhi government basically। So question number 117 देखिए। Why does the court describe the Indian federal model as one embodying asymmetric federalism? इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। Some union territories enjoy more powers than the other union territories। ये तो एक वैसे भी established principle है, so इसका ऑप्शन नंबर बी जो है that is correct। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए। Which of the following propositions are not true for holdings in 2018 Constitution Bench judgment in government of NCT of Delhi versus Union of India? इसका डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजंस अंडर आर्टिकल 239A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए। Which of the following cases were relied upon by the court in 2018 Constitution Bench decision to interpret the words aid and advise? अब ये आप ऑड वन आउट करके भी इसको निकाल सकते थे। ठीक है, कि केशवानंद भारती हमें पता है किस लिए था, आईसी गोलकनाथ हमको पता था, AK गोपालन हमको पता था। यहाँ पे एक ही केस था, शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि हमें हो सकता है नहीं भी पता हो, बट ये ऑड वन आउट करके निकल जाता। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, लास्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग द रेशियो ऑफ द GNCTD's केस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन वुड बी ट्रू? जो आप इसका ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे ना, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ NCTD shall have legislative power to make laws on services because services is not expressly excluded in article 239 AA 3A। तो यहाँ पे ये इसका जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। यहाँ हुआ हमारा पूरा का पूरा क्लैट का पेपर सॉल्व। ठीक है, ये हमने विद द हेल्प ऑफ जो भी प्रोविजनल आंसर की आई थी उससे सॉल्व किया है हमने। ठीक है, एंड जहां जहां भी हमें डाउटफुल लगा हमने वहां पे आपको बता दिया है कि भाई कैसे है, उसकी हमने आपको रीजनिंग भी एक बता दी कि भाई क्यों हमको डाउटफुल लगा है। तो अगर आप चाहें उन क्वेश्चंस को चैलेंज करना तो आप उनको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड अब जो भी फाइनल आंसर की आएगी तो उसका हम देखेंगे कि भाई क्या है कैसे है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।